Hello friends, I am Dr. S.K. Divedi and going to present before you very important topic of contemporary world politics. The topic is USSR and bipolarity, सोवियत संघ एवं द्विध्रुवीयता. There are some key points in this video. रशियन एम्पायर, रूसी साम्राज्य, बोल्शेविक्स, इसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन 1917, इसके बाद एंड ऑफ रशियन एम्पायर, रूसी साम्राज्य की समाप्ति, और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट. अगेन there was a revolution in the month of October 1917 that is called October Revolution. Then emergence of USSR and Soviet system. और इसके बाद इसी वीडियो में सोवियत सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं बताई जाएंगी और इसके बाद कैसे दुनिया दो महाशक्तियों में बटा और इसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड या बाइपोलरिटी का जन्म होता है, ये बताया जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं रशियन एम्पायर की. रूसी साम्राज्य जो कि एक समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था और यह 1721 से 1917 तक चला. इसका विस्तार यूरेशिया एवं नॉर्थ अमेरिका तक था, अर्थात यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका तक यह रूसी साम्राज्य फैला हुआ था. बात करते हैं बोल्शेविक्स की. ये कौन थे? बिल्कुल स्पष्ट है, अ रेडिकल फार लेफ्ट मार्क्सिस्ट फैक्शन फाउंडेड बाय व्लादिमीर लेनिन एंड अलेक्जेंडर बागदानोव. रूस में एक दल था जिसका नाम था मार्क्सिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी. इसके मेंशेविक ग्रुप से अलग होकर के व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ग्रुप का या बोल्शेविक फैक्शन का गठन हुआ था. इसके कार्य करने की स्टाइल थी क्रांतिकारी और ये मार्क्सवादी विचारधारा पर भरोसा करते थे. अब बात करते हैं एंड ऑफ रशियन एम्पायर. 1721 से 1917 तक चलने वाला यह रूसी साम्राज्य कैसे समाप्त हुआ? 1917 के फरवरी महीने में रूस में एक क्रांति हुई थी जिसको रूसी क्रांति कहा जाता है और इस रूसी क्रांति के माध्यम से रूस के तत्कालीन शासक या राजा जिसका पद नाम था जार और उस समय राजा था निकोलस द्वितीय, उस राजा को इस क्रांति ने पद छोड़ने के लिए विवश कर दिया था और निकोलस द्वितीय ने अपना पद त्याग दिया था. निकोलस द्वितीय के पूरे परिवार को साइबेरिया में एग्जाइल करके भेज दिया गया था और 1918 में बोल्शेविक्स के द्वारा इन 1918 जार फैमिली वॉज एग्जीक्यूटेड. पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया. जार शाही की समाप्ति के बाद तुरंत वहां पर लेनिन का शासन नहीं आया, बल्कि एक रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, रशियन स्थायी सरकार की स्थापना हुई. इस सरकार ने जार निकोलस द्वितीय के शासन को फरवरी क्रांति के बाद रिप्लेस किया था. इसके बाद रूस में फिर से एक क्रांति होती है जिसको कहा गया है 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन और इस क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक्स ने किया था जिसके लीडर व्लादिमीर लेनिन थे और इस क्रांति के द्वारा
रूस में काम कर रही अस्थायी सरकार को हटा दिया गया। इस रूसी अस्थायी सरकार में कौन-कौन से शामिल थे? इसमें तत्कालीन रूसी संसद अर्थात ड्यूमा के कुछ सांसदों ने मिलकर के यह सरकार बनाई थी, जिसमें पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक और अरिस्टोक्रेसी के समर्थक शामिल थे। बाद में व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक ग्रुप ने इस अस्थायी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका था। अब बात करते हैं रशियन सिविल वॉर की। रूस में यूएसएसआर की स्थापना तुरंत नहीं हुई, बल्कि 1917 के बाद 1922 तक रूस में सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें एक सिविल वॉर हुआ और रेड आर्मी, व्हाइट आर्मी और ग्रीन आर्मी के बीच संघर्ष चला, जिसको रशियन सिविल वॉर कहा गया है। और इस संघर्ष में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली रेड आर्मी की विजय होती है, व्हाइट आर्मी और अदर ग्रीन आर्मीज की पराजय होती है। इसके बाद द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसमें रूस और 14 अन्य गणराज्य शामिल थे, उनके माध्यम से 1922 में यूएसएसआर का गठन होता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस रूसी सिविल वॉर के बाद, रूसी गृह युद्ध के बाद बोल्शेविक्स ग्रुप की विजय होती है और फिर यूएसएसआर का गठन होता है 1922 में। यहां आप देख पा रहे होंगे 1922 से 1991 तक यूएसएसआर काम करता रहा। 69 इयर्स यूएसएसआर अस्तित्व में रहा और आप सभी को पता है 1991 में जब दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, अन्य कई घटनाएं हुई और रूस में कुछ सुधारों की शुरुआत की गई। कुछ रूसी सिस्टम की अपनी कमियां थीं। इसके बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसके सारे रिपब्लिक्स उससे अलग हो गए। यहां हम बात करते हैं सम नोटेबल लीडर्स ऑफ यूएसएसआर और उनका रूलिंग पीरियड कब रहा। तो सबसे पहला नाम आता है व्लादिमीर इलियच इलियनेव, पॉपुलरली नोन एज लेनिन, वीआई लेनिन। इन्होंने 1917 से लेकर के 1922 तक पहले रूस का शासन किया और 1922 में यूएसएसआर के गठन के बाद 1924 तक यूएसएसआर के एकमात्र नेता रहे। इन्होंने ही वैनगार्ड थ्योरी कही थी। रेड आर्मी के लीडर थे। वैनगार्ड थ्योरी का मतलब हरावल दस्ता, प्रोफेशनल पार्टी वर्कर्स की बात इन्होंने की थी, वीआई लेनिन। इसके बाद दूसरा नाम आता है जोसेफ स्टालिन का, बहुत महत्वपूर्ण लीडर। 21 जनवरी 1924 से 5 मार्च 1953 तक एक लंबी अवधि तक इन्होंने यूएसएसआर का शासन किया था। और आप लोगों को याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 के आसपास जब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की बात चल रही थी, तो 3 बिग लीडर्स का नाम आया था। उसमें विंस्टन चर्चिल फ्रॉम यूके, एफडी रूजवेल्ट फ्रॉम यूएसए एंड जोसेफ स्टालिन फ्रॉम यूएसएसआर। अर्थात इन 3 बड़ों की सहमति से 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था। उसमें जोसेफ स्टालिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण लीडर निकिता क्रुश्चेव। आप सभी लोगों ने कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के चैप्टर के दौरान, उसके पढ़ने के दौरान यह पढ़ा था कि 1961-62 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, उसके प्रमुख सूत्रधार निकिता क्रुश्चेव को माना गया। इस व्यक्ति ने 14 सितंबर 1953 से लेकर 14 अक्टूबर 1964 तक यूएसएसआर का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव की। इनको एक उदारवादी व्यक्ति माना जाता है। ये यूएसएसआर का उदारवादी चेहरा था।
और ये यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति कहें या आखिरी संचालक कहें। इन्होंने 10 मार्च 1985 से लेकर 26 दिसंबर 1991 तक यूएसएसआर का नेतृत्व किया था और यूएसएसआर के अंदर आई कुछ कमियों को सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किए थे, जिनको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम से जाना जाता है, और बाद में 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। हमारे आज के टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जुड़ा हुआ यह बिंदु, सोवियत सिस्टम या यूएसएसआर की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, हम इसकी बात करते हैं। इसका प्रमुख सिद्धांत था इट स्ट्रेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड अपोज्ड कैपिटलिज्म। सोवियत सिस्टम समाजवाद का पूरी तरह से पोषक था और पूंजीवाद, जिसमें प्राइवेटाइजेशन होता है, बड़ी कंपनियों का राज्य होता है, सरकार का कंट्रोल कम होता है, ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था का यह विरोध करता था, समाजवादी व्यवस्था का पक्ष लेता था। अगेन फेवर्ड फॉर एन इगलिटेरियन सोसाइटी, एक समतावादी समाज की स्थापना का पक्ष लेता है यूएसएसआर का सोवियत सिस्टम। एबॉलिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूएसएसआर या सोवियत सिस्टम के अंतर्गत निजी संपत्ति की पूरी तरह से समाप्ति कर दी गई थी। सारी संपत्ति, सारी भूमि, सारी संस्थाएं राज्य के नियंत्रण में थीं, अर्थात स्टेट का पूरी तरह से कंट्रोल था। अगली विशेषता कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, सामूहिक और सहकारी खेती होती थी, अर्थात एक गांव में या एक इलाके में जो भी खेती है उसको मिलजुल करके सब लोग उत्पादन करेंगे और उसका लाभ सरकार द्वारा निर्धारित तरीकों से उचित तरीके से सबके मध्य किया जाएगा। यह सहकारी और सामूहिक खेती है। और महत्वपूर्ण विशेषता ओनली वन पार्टी वॉज देयर, सोवियत सिस्टम में केवल एक ही पार्टी का रूल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत सीपीएस, पूरे सिस्टम पर उसका कंट्रोल रहता था। अब बात करते हैं यहां पर कैसे यूएसएसआर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिससे कि यूएसएसआर एक बिग पावर बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यहां पर देखिए मित्रों, इकोनॉमी वॉज प्लान्ड, यूएसएसआर में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित थी, नियोजित थी, एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, केंद्रीय सरकार का पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में नियंत्रण था, क्योंकि निजीकरण नहीं था, प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, इसलिए राज्य ही पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती थी। यूएसएसआर के पास इसके अपने सभी गणराज्यों को मिलाकर के वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस थे, जबरदस्त ऊर्जा के संसाधन इसके पास थे, जैसे तेल, आयरन, स्टील इत्यादि। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विशेषता, बहुत तारीफ की बात है, प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, बहुत बड़ी बात है। यूएसएसआर के पास अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, उत्पादन के सारे संसाधन उनके पास थे, सारी तकनीक उनके पास थी, और इसीलिए वो छोटी सी पिन से लेकर के कार तक का उत्पादन खुद करते थे, दूसरे पर निर्भर नहीं थे। गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इनके पास वस्तुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात का जबरदस्त नेटवर्क था। और हम लाइफ सेफ्टी नेट की बात करें, गवर्नमेंट अरेंज्ड बेटर हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एटसेट्रा, सरकार अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल इत्यादि सामाजिक कार्य की उत्तम व्यवस्था करती थी, अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करती थी। सोवियत सिस्टम में बेरोजगारी नहीं थी। आप लोगों ने सुना होगा यूएसएसआर में बेरोजगारी होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अनदर थिंग एंड गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, और संचार का नेटवर्क बहुत बढ़िया था। किसी देश की सफलता के लिए यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि बहुत आवश्यक हैं, और
इस मामले में यूएसएसआर संपन्न था, उसके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत बेहतरीन था। यहाँ पर देखिए मित्रों, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स बहुत महत्वपूर्ण है। किसी देश के नागरिकों का जीवन स्तर कम से कम कुछ न्यूनतम मानकों पर खरा उतरना चाहिए, और वो न्यूनतम मानक यदि हम भारत की भाषा में बोलें तो रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात उसको ये जो बेसिक वस्तुएं हैं इनका एक न्यूनतम स्तर अवश्य हो। सबके पास रहने का मकान हो, तन ढकने के लिए कपड़े हों और भोजन करने के लिए रोटी हो। इसके बाद उसके अन्य साधन संसाधन हों, और यूएसएसआर में ये सभी उत्तम तरीके से उपलब्ध थे। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स। अब एक अगले पक्ष पर बात करते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम, जिसको हम लोग फ्लिप साइड ऑफ द सोवियत सिस्टम भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऊपर की तमाम विशेषताओं के बावजूद सोवियत सिस्टम की भी कुछ अपनी खामियां थी। हर सिस्टम की, हर अच्छे सिस्टम की भी कुछ न कुछ खामियां होती हैं, और इस सिस्टम की भी अपनी कुछ खामियां थी जिनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या था? एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चूंकि एक ही पार्टी का कंट्रोल था, जबरदस्त केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन था, तो निश्चित रूप से लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, जैसा कि अन्य लोकतंत्री देशों में होता है। सबसे बड़ी कमी थी एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बाद देखिए, मोर ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों, नौकरशाही का जबरदस्त प्रभाव था, और अथॉरिटेरियन, तानाशाही भी पर्याप्त थी। लोगों की आजादी नहीं थी। जो ऊपर से कहा गया, जो अथॉरिटी के द्वारा कहा गया, उसे मानना ही पड़ेगा। जब ये सब कमियां होंगी तो निश्चित रूप से इस बात का अभाव होगा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र नहीं था, और लोकतंत्र की विशेषताएं आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों को बोलने की आजादी, रहने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, संस्थाओं की आजादी, स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व। यूएसएसआर में अत्यधिक केंद्रीकरण के चलते लोकतंत्र का अभाव था। ओनली वन पार्टी डोमिनेंस। आप लोगों ने ऊपर पहले ही सुना है, केवल एक ही पार्टी का प्रभाव था, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और जब कोई एक ही पार्टी होती, उसका कोई दूसरा प्रतिपक्षी नहीं होगा, उसका कोई दूसरा विरोधी नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, जिसको हम संतुलन कहते हैं, संतुलन बनाने के लिए यदि कोई दूसरा नहीं होगा तो निश्चित रूप से तानाशाही होगी। और यूएसएसआर में यही सिस्टम था, वन पार्टी डोमिनेंस। इसी का आगे विस्तार आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी हैड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन। प्रत्येक सरकारी संस्था में कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहते थे। सरकारी कर्मचारी कोई भी निर्णय लेने से पहले दल के लोगों से विमर्श करते थे। इसका मतलब सारी संस्थाएं उस पार्टी के संकेतों में काम करती थीं, उस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। और एक बड़ा दोष, merely Russia was centralized and other 14 regions were ignored। एक और कमी ये थी कि केवल इसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस ही मजबूत होता जा रहा था। बाकी जो 14 रीजन, 14 रिपब्लिक्स इसमें शामिल थे, उनको समय समय पर इग्नोर किया जा रहा था। और कुछ प्रमुख कमियां, लैग्ड बिहाइंड द बेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पश्चिमी देशों, जो औद्योगिक देश थे, विकसित देश थे, उनकी तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूएसएसआर सिस्टम पिछड़ रहा था, क्योंकि ये केवल अपने पर आधारित था, पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी से संपर्क कम रखा था, इसलिए लैगिंग बिहाइंड हो गई थी। फिर एक और घटना घटित हुई 1979 में, 1979 अफगानिस्तान इन्वेडेड बाय यूएसएसआर। अफगानिस्तान में इन्वेजन किया गया यूएसएसआर के द्वारा। और हुआ क्या
कि यूएसएसआर सिस्टम इससे और वीक हुआ, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। वैसे ही यूएसएसआर अमेरिका के साथ इंटेंगल्ड था। इसके बाद जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया तो उससे उसकी बड़ी निंदा हुई और इसको दुनिया में सेकेंड कोल्ड वॉर की शुरुआत कहा गया है। इससे भी बहुत सारे सैनिक संसाधन अफगानिस्तान में भेजने पड़े और यूएसएसआर वीक हो गया। प्रोडक्टिविटी फेल डाउन। कुछ कमियों के चलते यहाँ पर उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगा। इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स, इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट इन 1970s। 1922 में अपनी स्थापना के बाद 1970 के दशक आते आते तक यहाँ का आयात बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठहरने लगी, ठहराव आ गया। उत्पादन ऐसा होने लगा कि आयात करना पड़ा, उत्पादन में कमी आई, निर्यात में कमी आई और उत्पादन को और बढ़ाना पड़ा। उत्पादन बढ़ा नहीं, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ने लगी, अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया। एक और महत्वपूर्ण कमी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है कि कोल्ड वॉर के चलते पूरी दुनिया में दादागिरी स्थापित करने की भावना के चलते उस समय यूएसएसआर का यूएसए से शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था और इस कोल्ड वॉर में अपने आप को बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर ने आर्म्स और एम्युनिशन का उत्पादन खरीदारी बहुत बढ़ाई, अर्थात आर्म्स की रेस शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, एट द ग्रेट कॉस्ट, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हम विकास का बहुत सारा पैसा अस्त्र शस्त्र में खर्च करने लगे, यूएसएसआर का बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होने लगा। अनदर थिंग, फूड इंपोर्ट इंक्रीज्ड ईयर बाय ईयर। सबसे बड़ी बेसिक आवश्यकता खाद्यान्न है। खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ, जिसकी बदौलत आयात करना पड़ा और जब इतना आयात करना पड़ा प्रत्येक वर्ष, तो यूएसएसआर का सिस्टम वीक होने लगा। अपने नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आयात करना पड़ा। ये कुछ कमियां जो बताई आपको, वो ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। इतना मजबूत सोवियत सिस्टम होते हुए भी उसकी कुछ कमियां थी, जिनमें से प्रमुख हमने आपको दिखाई। अब बात करते हैं व्हाट इज बाइपोलरिटी। ये द्विध्रुवीयता क्या है पूरी दुनिया में, बिल्कुल स्पष्ट है। द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू ऑलमोस्ट 2 ब्लॉक्स, और ये 2 ब्लॉक्स कौन कौन से थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। पूरी दुनिया का लगभग 2 ध्रुवों में, 2 समूहों में बंट जाना, और शीत युद्ध के समय यही हुआ था कि पूरी दुनिया लगभग 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहे थे और दूसरे गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहे थे। इसीलिए इसको बाइपोलरिटी कहा गया है, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2, मिसट्रस्ट एंड राइवलरी डेवलप्ड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। आप सभी लोगों को पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसएसआर दोनों मित्र देशों में शामिल थे, अलाइड फोर्सेस में शामिल थे, लेकिन युद्ध के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों के बीच मिसट्रस्ट हुआ। उनमें से प्रमुख घटना है कि अमेरिका ने रूस को विश्वास में लिए बगैर जापान में बम गिराए, जिससे यूएसएसआर में दहशत हुई कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है। दूसरा, युद्ध के दौरान एक ऐसी स्थिति आई थी जब जर्मनी यूएसएसआर के बहुत सारे इलाकों के करीब पहुंच गया था और यूएसएसआर को बहुत क्षति पहुंचाई थी। तब अमेरिका ने अपनी मदद समय पर नहीं भेजी। इससे यूएसएसआर अंदर ही अंदर परेशान था कि मुझे पराजित करवाने के लिए यह यूएसए की कोई साजिश है। इस प्रकार से ये मिसट्रस्ट डेवलप हुआ और 1945 की द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों की राइवलरी ऐसी हुई कि दुनिया लगभग 2 गुटों में बटी। एक तरफ था फर्स्ट वर्ल्ड, जिसको पहली दुनिया कहा जाता है, और इसके अंतर्गत विकसित और पूंजीवादी देश शामिल थे, जिनका नेतृत्व
संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए कर रहा था। दूसरा ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड, जिसको दूसरी दुनिया कहा जाता है, और इसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। और इस समूह ने अपनी जो व्यवस्था अपनाई थी उसका नाम था कम्युनिज्म। यूएसएसआर के नेतृत्व वाले, उसके प्रभाव वाले सभी देशों में साम्यवाद का विस्तार था, अर्थात एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद, दो ध्रुवों में पूरी दुनिया बट गई। और इसी दौरान आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, कई सैनिक संगठनों की स्थापना हुई, जिनमें से नेटो और वार्सा प्रमुख है। नेटो की स्थापना 1949 में हुई, जिसका नेतृत्व अमेरिका तथा अन्य 12 देश कर रहे थे। और उसके काउंटर में 1955 में यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की, अपने कम्युनिस्ट मित्र देशों की रक्षा करने के लिए। और इनका एक ही सिद्धांत था, अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन एवरीवन। सामूहिक सुरक्षा के भाव पर ये कार्य करते थे। इस तरह से ये दोनों सैनिक संगठन इन ध्रुवों के बाय प्रोडक्ट थे। यूएसएसआर एंड यूएसए वर फेसेस ऑफ कोल्ड वॉर। निश्चित रूप से शीत युद्ध में दुनिया के कई अखाड़े थे, कई क्षेत्र आए थे, लेकिन इन सभी का नेतृत्व कहीं न कहीं यही दोनों महाशक्तियां कर रही थीं। इन्हीं के चलते शीत युद्ध दुनिया के कई इलाकों में पहुंचा, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो हंगरी हो, और चाहे वो क्यूबा हो। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बाइपोलरिटी का, इस द्विध्रुवीय दुनिया का अंत तब हुआ जब 1989 में 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, और अंत में अपनी कुछ खामियों के चलते 1991 में खुद सोवियत सिस्टम ढह गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, और यहीं से शीत युद्ध की समाप्ति होती है, और एक तरह से यहीं से इस बाइपोलरिटी की समाप्ति भी होती है। दुनिया दो ध्रुवों से अलग होकर के बाद में यूनिपोलर हो गई, अर्थात 1991 के बाद पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति रह गई, और वो यूएसए अमेरिका है। मित्रों, इसमें जो डाउट हो, कहीं कोई कमियां हो, उसको आप जरूर मेरी ईमेल पे साझा करें। भविष्य में उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।